गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी पिछली वीडियोस में हमने देखा था क्लास 12th में हमने जो हिस्ट्री का लेसन हमारा चल रहा था फर्स्ट लेसन। उस फर्स्ट लेसन में हम पढ़ रहे थे जो उपलब्धियां थी अलग अलग भारत को विश्व की जो उपलब्धियां थी उनको बारे में जान रहे थे। और उसमें हम देख रहे थे जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी जिसकी हमने जानकारी ली, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो विशेषताएं आपने देखी है उसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका ज्ञान इससे पहले की सभ्यताओं में नहीं आया था, नहीं था, लेकिन सिंधु सभ्यता में वो था। और उसमें क्या क्या थे, उसकी स्थापत्य कला के बारे में हमने देखा बहुत अच्छे से कि किस तरह से वो लोग भवन निर्माण करते थे, किस तरह से उन लोगों ने सड़कें निकाल रखी थी, नगर नियोजन कर रखा था, और किस तरह से उन लोगों ने नालियों की व्यवस्था सफाई के हिसाब से किया था, विशाल अन्नागार, स्नानागार, ठीक है ना, और उनका जो बंदरगाह विशाल गोदीवाड़ा, इस तरह से हमने उसकी विशेषता के बारे में जाना था। उसके बाद हमने उसकी आर्थिक उपलब्धियों की भी जानकारी ली। उन आर्थिक उपलब्धियों में जो आर्थिक जीवन था उनके बारे में जानकारी ली कि जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसकी जिस जगह से उसकी आय हो रही है उस पर डिपेंड करती है। तो सिंधु सभ्यता में भी जो आय का स्रोत था वो सबसे पहले स्रोत था कृषि, उसके बाद था उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट उसके मेन थे। आज भी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड कर रही है, वो कृषि पर आधारित है या कृषि पर निर्भर है। आज आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ये आंसर देते हैं कि भाई हमारी जो कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। तो वही चीज़ था कि सिंधु सभ्यता में भी कृषि सबसे अच्छा था, उन्नत कृषि कार्य होता था। तो उन्नत कृषि कार्य में कैसे, क्योंकि उस समय के जो खेत मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, उसके साथ साथ जुते हुए खेत जो कहाँ से मिले हैं वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। और उन खेतों के अलग अलग और नाम हैं, वो क्या क्या नाम है, जिसमें आप बोल सकते हैं दोहरी फसल प्रणाली बोल सकते हो उसको, या फिर आड़ी तिरछी रेखा में जुते हुए खेत, इस तरह के वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उनकी फसल के बारे में जानकारी अगर लें तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर गेहूँ, जौ, बाजरा, ठीक है, तिल, कपास और बहुत सारी वो खजूर, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानते थे। इसके साथ साथ उनके पास लकड़ी के जो हल थे उनके बारे में उनको जानकारी थी, फसल की कटाई की जानकारी उनको थी। तो इस तरह से उनका जो उन्नत कृषि कार्य था, कृषि के बारे में और जानकारी उनको बहुत अच्छी थी। आज हम धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित होते जा रहे हैं और हमारा जो कृषि कार्य है वो और उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसी के साथ हमने उसमें देखा कि उद्योग धंधे, कोई भी उद्योग धंधा उसकी अर्थव्यवस्था को ऊपर नीचे की ओर लाता है। जैसे तो उद्योग धंधे जो थे उस समय, जो उद्योग धंधे प्रचलित थे, वो पहला तो था कि जो धातु उद्योग था उनका वो बहुत विकसित रहा है, क्योंकि सबसे पहले तांबे या कांसे का जो धातु जो थी उसकी जानकारी इनको थी, सिंधु वासियों को थी। इसके लिए हमें साक्ष्य मिले हैं कि कांसे की जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है उसके बारे में। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो रथ की आकृति मिली है जो तांबे से बना हुआ है उनके बारे में हम जानकारी उसकी जानते हैं अच्छे से कि वो लोग उनका यूज़ करना जानते थे। उसके साथ साथ मणकों मीन्स जो आभूषण के लिए यूज़ किए जाते थे। आभूषण में अमीर लोग का वो आभूषण पहनने का जो था वो अलग से जैसे सोने चांदी के बने हुए जो कीमती धातु पत्थर होते थे उनसे बने हुए पहनते थे। और जो जनरल जन सामान्य लोग थे वो सामान्य पत्थरों के जो इनसे बने हुए मणकों को पहनते थे। ये चीज़ भी बहुत अच्छा व्यवसाय विकसित था उनका उद्योग। उसके साथ साथ उनका जो वस्त्र उद्योग था, क्योंकि वो कपास के बारे में जानते थे। नेक्स्ट रहा उनका व्यापार वाणिज्य जो विदेशों में था, क्योंकि वहाँ पर हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, हमें बंदरगाह मिले हैं। जो बंदरगाह जो था वो ये साक्ष्य करके बताता है कि विदेशों से व्यापार संभव था उस समय। विदेशों से व्यापार, समुद्री मार्ग से वो व्यापार करते थे और समुद्री मार्ग से वो अफगानिस्तान, ईरान, अलग अलग इन जगहों पर वो व्यापार करते थे। इसके साथ साथ हमने उसमें देखा कि जो कीमती पत्थर वगैरह, सोना चांदी अलग अलग जगहों से वो मंगाते थे। जैसे सोना था वो कर्नाटक से मंगाते थे, चांदी वो लोग अफगानिस्तान से मंगवाते थे, जो तांबा मंगवाया जाता था गणेश्वर से। इस तरह से वो अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आयात निर्यात किया करते थे। अब हमने जो आर्थिक सभ्यता उपलब्धियों की जानकारी हमने ले ली है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उस समय का जो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी उसका जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। सामाजिक जीवन,
किसी भी देश में जो समाज होता है या सामाजिक जीवन जो होता है उसके समाज पर निर्भर करता है। और जो समाज किससे मिलकर बना होता है? समाज परिवार से मिलकर बना हुआ होता है। इसका मतलब परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो सिंधु सभ्यता में भी यही रहा है कि जो समाज है वो समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी? परिवार थी। और समाज में किस प्रकार के अलग अलग तरह के लोग आज भी मिलते हैं और उस समय भी थे। उस समय शासक के दरबारी, उनके कर्मचारी, ठीक है, तो उन लोगों का अपना एक अलग ग्रुप था। उसके साथ साथ जन सामान्य में कृषक, श्रमिक, ठीक है, इस तरह के लोग शामिल थे। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि समाज जो था, जैसे आप बोल सकते हो, दो भागों में विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। तो अब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है तो उनका रहन सहन का तरीका भी क्या होता है? उनका रहन सहन का तरीका भी आपको डिफरेंट मिलेगा। उच्च वर्ग जो थे उनके वस्त्र उनके अलग तरीके के होंगे, उनके आभूषण जो होंगे वो अलग तरीके से के होंगे, तो उनका रहन सहन भी अलग होता है। तो हम इस सामाजिक जीवन को 4 भागों में बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला भाग आपका आता है वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन, इस वर्ग विभाजन में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जो उच्च वर्ग। उच्च वर्ग का मतलब जो शासक वर्ग होते थे, आप उसको बोल सकते हैं शासक वर्ग या उच्च वर्ग बोल सकते हो, जिसमें शासक और उनके पदाधिकारी आते हैं। और ये निम्न वर्ग जिसको हम बोल सकते हैं, या जन सामान्य वर्ग जिसको हम सामान्य वर्ग भी बोल सकते हैं। अब इनके रहने सहने का भी आप देख सकते हैं कि ढंग जो अलग अलग होता है। जो शासक वर्ग होता था वो कहाँ रहता था? गढ़ी या किला, ठीक है। गढ़ी किसको कहा जाता था? हमने हमारा जब स्थापत्य कला देखा था उसमें हमने देखा कि गढ़ी किसको कहा जाता था? गढ़ी जो था वो थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ पार्ट होता था, या पठार या टीले पर बना हुआ होता था। और वहाँ पर उनके अलग से एक अलग सा बहुत बड़ा बोल सकते हो भवन टाइप का था। उसके साथ साथ विशाल अन्नागार, स्नानागार, ये सब भी वहाँ पर बने हुए थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो गढ़ी में लोग रहते थे वो कौन कौन होते थे? गढ़ी या किले में रहने वाले लोग कौन से होते थे? शासक वर्ग, शासक, कर्मचारी, उच्च पदाधिकारी, उन्हीं के साथ जो रहने वाले थे वो लोग वहाँ पर रहते थे, उच्च पदाधिकारी। और जो निम्न जगह पर, जो नदियों के आसपास वाला जो एरिया था जिसको आप निम्न भूमि बोल सकते हो, उस निम्न भूमि पर सामान्य वर्ग रहते थे। इस सामान्य वर्ग में आप किसको ले सकते हो? कृषक को ले सकते हो, श्रमिक वर्ग को ले सकते हो, व्यापारियों को ले सकते हो। तो ये सब क्या, व्यापारियों को, तो ये सब यहाँ सामान्य जो नदी के आसपास वाला एरिया था वो वहाँ रहते थे। लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम होती थी, बाढ़ वगैरह आए, तो ये लोग कहाँ जा सकते थे? यहाँ गढ़ी या किले में जाकर रह सकते थे। तो ऐसी वहाँ पर जो व्यवस्था थी, तो निम्न वर्ग के जो थे वो नीचे की साइड निम्न भूमि पर, और उच्च वर्ग वाले लोग गढ़ी या किले में रहते थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो दूसरा टॉपिक आपका, दूसरा पॉइंट जो आता है सामाजिक जीवन में, दूसरा पॉइंट आता है आपका सामाजिक जीवन का सेकंड पॉइंट कहलाता है आपका परिवार, ठीक है। अब हमने देखा कि समाज हमेशा किससे बनता है? परिवार से मिलकर बनता है। और परिवार ही सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी समाज की। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई कहलाती है परिवार कहलाती है, ठीक है। इस छोटी इकाई, इस परिवार में क्या थी? हमें वहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली है वो वहाँ पर मूर्तियाँ मिली, वो कैसी मिली है? जैसे मातृशक्ति की मूर्तियाँ मिली है। मातृशक्ति का मतलब वो माता को ज़्यादा मानते थे। जैसे किसी भी की पूजा अगर वो करते थे तो किसकी पूजा? उनको माता के रूप में वो मानते थे। तो परिवार भी जो था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। अब मातृसत्तात्मक आप किसे कह सकते हैं? मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। मतलब आज जो हमारा परिवार है वो पितृसत्तात्मक है। कैसे? क्योंकि आज आपके जो परिवार के प्रधान या मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं? आपके फादर या आपके पिता होते हैं। कोई भी डिसीजन लेना होता है, कोई भी सामाजिक काम करना होता है, वहाँ पर आप किसकी बताते हैं? परिवार की बताते हैं। आज आप अपना एड्रेस देते हो, उसमें आप क्या बताते हो? अपने परिवार में पिता के नाम को बताते हो। तो आज जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक परिवार है। लेकिन सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता में जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक परिवार था। मतलब वहाँ पर महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। महिलाओं की वहाँ पर जैसे पूजा की जाती थी, जैसे मातृ देवी की वहाँ पर पूजा की जाती थी। तो वहाँ पर इसलिए माना जाता है कि वहाँ पर पूजा की जाती थी। तो माना जाता है कि मातृसत्तात्मक परिवार रहे हैं जहाँ पर माता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था।
ठीक है। तो परिवार जो थे वो इस तरह से महिलाओं को प्रधानता दी गई थी। उसके बाद आपके सामाजिक जीवन में आपका आता है आभूषण। अब आभूषण भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आभूषण जो थे महिला और पुरुष, महिला भी वो आभूषण पहनती थी और सेम उसी तरह से पुरुष भी आभूषण पहनते थे। जैसे आपने देखा होगा जो रामायण या महाभारत काल था, उस रामायण महाभारत काल में भी आपने देखा होगा कि जो पुरुष थे, पुरुष भी गहने पहनते थे और स्त्रियां भी वैसे ही गहने पहनती थी। मतलब दोनों को क्या था, गहने पहनने का शौक था बोल सकते हो, या दोनों ही लोग क्या करते, दोनों ही लोग गहने बराबर पहनते थे। और गहनों में सबसे ज़्यादा वो लोग किसका यूज़ करते थे, मणकों का यूज़। मणकों मतलब जो मोती होते थे उनका यूज़ किया जाता था। मणके अब वो अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं, मणके सोने चांदी के भी हो सकते हैं, मणके कीमती पत्थर के भी हो सकते हैं, या फिर सिंपल स्टोन, सीप, मोती, इनके भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग वाले जो लोग थे, शासक वर्ग और जो शासक कर्मचारी, उच्च पदाधिकारी होते थे, वो लोग तो कीमती पत्थर वाले मणकों का या आभूषणों का यूज़ करते थे। और जो जनरल लोग होते थे, कृषक और श्रमिक, वो लोग सिंपल पत्थर या मोती से बने हुए मणकों का यूज़ किया करते थे। तो इस तरह से आभूषण से हमें पता चलता है, वहाँ से जो मिले, जो मणके मिले हैं, वो अलग अलग प्रकार के मणके मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर महिला व पुरुष, इनको दोनों को आभूषण पहनने का पूरी तरह से शौक था। उसके बाद आपके 4 नंबर पे आता है मनोरंजन। अब ये मनोरंजन मतलब, अब मनुष्य है तो उसको एक ही काम तो करने से क्या होता है, ऊब जाता है। आप भी अगर कंटिन्यू से आपको कहा जाए 24 घंटे पढ़ना है तो आप क्या पढ़ पाएंगे, नहीं। साथ साथ में हमें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत हमें चेंजेस चाहिए, हमें मनोरंजन चाहिए होता है। आप अपने मनोरंजन के लिए या तो मोबाइल देखते हैं, या टीवी देखेंगे, या खेलने चले जाएंगे। तो ऐसा ही मनोरंजन सिंधु काल में भी रहा है। उस मनोरंजन के रूप में हमें वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य कैसे मिले हैं, एक मुद्रा मिली है, और उस मुद्रा पर क्या करते हुए, ढोलक बजाते हुए, ठीक है, ढोलक बजाते हुए वहाँ पर हमें एक मुद्रा मिली है। इसका मतलब उससे, इस साक्ष्य से पता चलता है कि सिंधु वासियों को संगीत की जानकारी थी, या संगीत की उन्हें नॉलेज थी, या संगीत के माध्यम से वो अपना क्या करते थे, संगीत के माध्यम से अपना मनोरंजन किया करते थे। तो ऐसा वो उनकी जो मोहर मिली है, उस मोहर से पता चलता है। उसके साथ साथ उनका जो आखेट, मतलब आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब शिकार करना, ठीक है। तो उनके पास जो औजार मिले हैं, औजार तीर भाले, तीर भाले किस काम के, सिंचाई में तो काम में नहीं आते, ठीक है। आपके जो तीर भाले जो कृषि में तो काम नहीं आते हैं। तीर कमान भाले जो मिले हैं वो किस क्या काम आते थे, वो आखेट, आखेट मतलब वो जो शिकार किया करते थे उसमें काम आते थे। और शिकार भी क्या, अपने मनोरंजन के लिए भी करते थे। शिकार का काम क्या होता था, उनके मनोरंजन के लिए होता था, इसलिए वो शिकार का काम भी किया करते थे ताकि उनका मनोरंजन हो जाए उससे। तो इस तरह से वहाँ के वाद्य यंत्रों की हमें जानकारी भी मिलती है कि अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों व संगीत की उन्हें जानकारी रही होगी, क्योंकि ये हमें उनके कहाँ से मिले हैं, जो मुद्रा मिली है, सिक्के मिले हैं, मोहर मिली है, उन मोहरों पर इस तरह से जो अंकित होता है या मुद्रित होता है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सिंधु समाज का जो सामाजिक जीवन था, उस सामाजिक जीवन में हमने सबसे पहले वर्ग विभाजन को देखा। वर्ग विभाजन जिसमें हमने देखा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में, उच्च वर्ग में हमने देखा कि जो शासक और कर्मचारी वर्ग थे वो लोग इसमें आते हैं। निम्न वर्ग में आप देखते हैं कृषक, श्रमिक वर्ग, जो व्यापारी थे, वो सब कहाँ पर, जो नीचे स्थान था, निम्न स्थान, वहाँ पर वो रहते थे। उसके साथ साथ परिवारों के बारे में बताया गया। तो परिवार मातृसत्तात्मक होते थे, क्योंकि उस समय जो मूर्तियाँ मिली है वो हमें उस आधार पर अक्सर महिलाओं या माताओं की मूर्तियाँ मिली है। इस और पूजा भी उसमें उस समय माताओं की ज़्यादा होती थी, इसलिए उस समय माना जाता था कि परिवार कैसे रहे होंगे, मातृसत्तात्मक रहे होंगे। आभूषणों के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो आभूषणों में हमने देखा कि जो महिला पुरुष थे बराबर दोनों ही आभूषण पहनते थे, और मेन आभूषण कैसे, मणकों से बने होते थे या मोतियों से बने होते थे, मतलब मोती गोलनुमा, ठीक है। उसके साथ साथ हमने देखा फिर कि मनोरंजन कैसे किया करते थे। तो वो अपना अपना मनोरंजन कैसे करते थे, अपने अपने मनोरंजन के लिए उन्होंने जो ढोलक वाद्य यंत्र बताए, संगीत बताए, और आखेट से भी वो अपना मनोरंजन करते थे। इस तरह से आज जो हमारा टॉपिक था वो हमारा सामाजिक जीवन का टॉपिक हमारा हम यही देखते हैं। इसमें हमने इनको अलग अलग तरीके से समझा है। थैंक यू।